जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज है 2 अगस्त और 2 अगस्त को जो भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं हैं उनको एक एक करके हम देखेंगे कि किस प्रकार हमारी आने वाली परीक्षाओं के प्रश्न बन सकते हैं, किस प्रकार हम उन्हें सॉल्व करें और कौन कौन से तथ्य ऐसे हैं जो आज महत्वपूर्ण हैं। भले वो परीक्षा का बिंदु ना हो लेकिन हमारी परीक्षाओं के लिए आवश्यक हो सकते हैं। परीक्षाओं के लिए आवश्यक नहीं है का मतलब है दैनिक जीवन में हम का उपयोग करते हैं और चाह कर भी हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। तो चलिए बिना लेट लपेट किए अपने सेशन को शुरू किया जाए। सेशन आपको अच्छे से पता है, बहुत बड़े बड़े नहीं होते लेकिन जितने हैं बहुत बढ़िया हैं। ठीक है, अपना सेशन हम बिगिन करते हैं। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। सबसे कल के प्रश्न का जवाब दीजिए। कल हमने आपसे पूछा था मानव संसाधन मंत्रालय का नाम अब नया क्या नाम रखा गया है, का नाम अब नया नाम क्या रखा गया। तो जवाब देना था कृषि मंत्रालय, वाणिज्य एवं दूध मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। तो जवाब था शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखिए 1985 में 1985 में नोट करेंगे राजीव गांधी ने शिक्षा मंत्रालय का नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया था, जिसे 2020 की शिक्षा नीति में नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। यानी ध्यान रखेंगे 2020 में फिर से जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था उसका नाम बदलकर फिर से शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। यानी कि अब मानव संसाधन विकास मंत्री की जगह पर हम सीधा बोला करेंगे शिक्षा मंत्री। और ये गर्व की बात है कि हम शिक्षा मंत्री के रूप में किसी को डिनोट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं अच्छे से अपना सेशन। पहला आप जानते हैं कौन है, प्रकाश जावड़ेकर। देखते हैं क्या है। रूस की अध्यक्षता में ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की 6वीं बैठक नोट करेंगे किस कम्र की थी, 6वीं। कौन अध्यक्ष रहा ब्रिक्स देशों का, तो रूस रहा। प्रश्न बनते जा रहे हैं। फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राज़ील, रूसी संघ, भारत गणराज्य, पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पर्यावरण मंत्रियों ने वीडियो सम्मेलन के माध्यम से आयोजित बैठक में भाग लिया। बैठक ब्रिक्स वर्किंग ग्रुप की बैठक से पहले हुई थी। भारत 2021 में अगली बैठक की मेजबानी करेगा। देखिए कितने प्रश्न बने। सबसे पहले इसकी बैठक किसने की, रूस ने करी। दूसरा, ब्रिक्स देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ध्यान रखेंगे, ठीक। और अगली बैठक कहाँ पे होगी, तो भारत में होगी, ठीक। अब इस बार बैठक रूस में हुई तो रूस के बारे में जानिए। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। रूस की राजधानी आपको पता है मॉस्को, और मुद्रा क्या है, रूबल। क्या है, रूबल, है ना। चलिए रिलायंस पावर, जैसे ही पावर का नाम आए ध्यान रखिएगा इनकी पावर थोड़ी सी कम है मुकेश अंबानी की जगह। यानी ये कौन होंगे, अनिल अंबानी। हमारा नामा राशि बस थोड़ा सा नाम बदल लिया यार। चलिए रिलायंस पावर और जापानी ऊर्जा प्रमुख JERA, ठीक, जापानीज एनर्जी जो प्रमुख हैं उनका ने बांग्लादेश में अपनी नई गैस आधारित थर्मल पावर उत्पादन परियोजना के लिए बैंकों के एक समूह के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षरित समझौता बांग्लादेश के मेघना घाट में एक नई 745 मेगावाट प्राकृतिक गैस संयुक्त चक्र बिजली परियोजना के लिए लगभग $642 मिलियन, लगभग 4,798 करोड़ रुपए का पूरा वित्त प्रदान करेगा। यह बांग्लादेश के बिजली क्षेत्र में एक परियोजना के लिए सबसे बड़ी फंडिंग टाई अप में से एक है। लेकिन ध्यान रखिएगा ये परियोजना में मुकेश अंबानी नहीं, रिलायंस पावर शामिल है। और रिलायंस पावर के जो MD CEO हैं वो हैं अनिल अंबानी, उनके छोटे भाई साहब। चलिए रिलायंस पावर के अध्यक्ष अनिल अंबानी, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका, राष्ट्रपति का नाम जल्दी से लिखिए, वैसे अब्दुल हामिद हैं, है ना। चलिए इनको पहचानिए जल्दी से। नहीं पहचानेंगे भाई, कैसे पहचानेंगे, देखिए। चलिए ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति, सवाल देखिए कैसे बनेगा। अभी हाल ही में ली तेंग हुई का निधन हुआ, वह किस देश के, नाम से लगेगा आपको ये चाइना के हैं, जबकि हैं कहाँ के, ताइवान के। और ताइवान के और 36 के आंकड़े चल रहे हैं इस समय चाइना के, इसलिए ये प्रश्न बनेगा ही बनेगा, इसे तैयार कर लीजिएगा। 1988 से लेकर 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति, 88 से 2000 सोच लीजिए कितना समय होता है। 88 से लेकर 2000 तक ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। उन्हें ताइवान के लोकतंत्र का जनक भी कहा जाता है। तो देखिए सवाल क्या बन गया। अभी हाल ही में ली तेन हुई का निधन हुआ, वह किस देश के लोकतंत्र के फादर माने जाते हैं, तो जवाब होगा ताइवान के, है ना। चलिए अगला, इनको पहचान लीजिए। नहीं पहचानेंगे, सब एक ही जैसे होते हैं, कैसे पहचानेंगे भाई। चलिए आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हामिद बकायो को क्या नाम है,
आइवरी कोस्ट के रक्षा मंत्री हामिद बकायको को देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। पूर्व प्रधानमंत्री अमिडाओ गौन कोलिबाली का अचानक निधन हो गया था, जिसके बाद हामिद बकायको देश के अंतरिम पीएम के रूप में सेवा कर रहे थे। अब उन्हें बाकायदा पद पर अस्थित कर दिया। आइवरी कोस्ट के राष्ट्रपति अलासेन ओतारो, राजधानी यामोसुक्रो, नोट करेंगे यामासुक्रो, यस पहचान लीजिए। नीचे कुछ लिखा है, स्कॉच अरे बटर स्कॉच नहीं है यार, स्कॉच अवार्ड है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी मामलों के, नोट करेंगे स्कॉच गोल्ड अवार्ड आदिवासी कौन देता है? आदिवासी मामलों के लिए दिया जाता है। को सक्षम आईटी योजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण, नोट करेंगे सक्षम आईटी परियोजनाओं के माध्यम से आदिवासियों के सशक्तिकरण परियोजना के लिए प्रदान किया गया है। यह प्रोजेक्ट डिजिटल इंडिया के सपनों को साकार करने पारदर्शिता लाने के साथ साथ सेवाओं के वितरण को सुविधाजनक बनाने के लिए भारत सरकार की अटूट प्रतिबद्धता की दिशा में एक कदम है। मोटा दैट इज डिजिटल इंडिया के बड़े विजन के साथ जोड़ने के लिए डीबीटी डेवलपमेंट बोर्ड ट्रिब्यूनल मिशन के मार्गदर्शन में डीबीटी पोर्टल के साथ 5 छात्रवृत्ति योजनाओं को एकीकृत किया। देखिए इसको एक लाइन में समझिए क्या है। स्कॉच गोल्ड अवार्ड का मतलब होता है कि जनजातीय मामलों में जो लोग तकनीकी का प्रयोग करके, ध्यान रखेंगे इसमें किसी शब्द को ध्यान नहीं देना, आपको जो वर्डिंग है उसको ध्यान रखिए, तकनीकी क्षेत्र के माध्यम से आदिवासी जनजातीय लोगों को मुख्य धारा में जोड़ना या उनको बेहतर जीवन जीने लायक बनाना, ये है स्कॉच गोल्ड अवार्ड। बस आपको इतना तैयार करना है, बाकी सब कहानी है। यस, यही हमारा काम है। जो कठिन शब्दावली है उसको अपनी भाषा में आप तक पहुंचाना, ताकि आप परीक्षा में कम से कम जान तो सकें इसका मीन्स क्या है। कभी कभी परीक्षाओं में तो स्थिति होती, पेपर नहीं समझ में आता कि इसका मतलब क्या था। प्रश्न पूछा, हमने तुक्का मारा, क्योंकि तो हमें पता ही नहीं था प्रश्न पूछ क्या रहा है। चलिए, सक्षम भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ट्रांस यूनियन सीबिल के सहयोग से वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल, नोट करेंगे वन स्टॉप नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है। मंच को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योगों एमएसएमईज में पढ़ा चुका हूँ के लिए लॉन्च किया गया है। एमएसएमईज के लिए एमएसएमई सक्षम एक व्यापक वित्तीय शिक्षा और ज्ञान का मंच है, साथ ही क्रेडिट दायित्वों के प्रबंधन में एमएसएमईज की मदद करेगा। ठीक, अगला, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के अध्यक्ष हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा। कौन है? मोहम्मद मुस्तफ़ा। चलिए, नासा और यूएलए ने मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन का किया शुभारंभ। हम नोट करेंगे सवाल को। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन दैट इज नासा ने यूनाइटेड लॉन्च अलायंस दैट इज यूएलए एटलस V5 रॉकेट के साथ मार्च 2020 परसेवरेंस रोवर मिशन, नोट करेंगे परसेवरेंस रोवर मिशन लॉन्च किया है। फ्लोरिडा में केप कैनवेरल एयरफोर्स स्टेशन पर स्पेस लॉन्च कॉम्प्लेक्स 41 से, नोट करेंगे सवाल एक एक बन रहा है, कहाँ से किया गया? फ्लोरिडा। फ्लोरिडा कहाँ? यूएसए के कहाँ पर? केप कैनवेरल से। आप अगर मैप में गौर से देखेंगे, 1 मिनट, अगर आप मैप में देखेंगे और अमेरिका के मैप में, तो जैसे ही आप बृहद झीलों के सेंट लॉरेंस नदी से आएंगे तो ऐसे ये देखिए, ये जो चोंच निकली है यही चोंच है फ्लोरिडा, ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ हम बता दें, आपकी जो भारत से मिशन पे गई थी और उनका वापस आते समय देहांत हो गया था, दैट इज़ कल्पना चावला, उनका इसी फ्लोरिडा में उतरते समय क्रैश हो गया था प्लेन। तो यही वो जगह है यूएसए में, फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा के से भेजा गया है परसेवरेंस रोवर नासा के मंगल एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम का हिस्सा है, यानी मंगल की खोज के लिए गया, जो लाल ग्रह के रोबोट एक्सप्लोरेशन का दीर्घकालिक प्रयास है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन के प्रशासक या एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेस्टीन, बहुत बार पेपर में आ चुका है। नासा का मुख्यालय यूएसए के वाशिंगटन डीसी में है। डीसी का फुल फॉर्म आप जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया, है ना। चलिए, आज ईद थी, या मीन्स बकरीद थी,
तो चलिए मैं आज आपके लिए बकरीद के लिए कुछ तथ्य लेकर आया हूँ, कुछ भ्रांतियाँ, कुछ सच्चाइयाँ और कुछ आडंबर जिन्हें मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ध्यान रखेंगे ये वास्तविकता है, आप उनको किस रूप में एक्सेप्ट करते हैं, यह आपकी समस्या है। हम जो बात कर रहे हैं यह तथ्यात्मक है, परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा तो आपको जवाब ऐसे देना होगा। चलिए इसको जात धर्म संप्रदाय से न लीजिएगा, ये एक सामान्य जानकारी है, स्पष्ट रूप से समझ लीजिए, इसे जात धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हर किसी को ये जानने की जरूरत है कि आखिर ये है क्या। चलिए अभी आप जितने भी लोग पढ़ रहे हैं इनमें 90% उन्हें पता है इसका मतलब क्या होता है। मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ। ईद उल अजहा या ईद उल जुहा या बकरीद, जिसे कुर्बानी की ईद भी कहते हैं, यह त्यौहार इस्लाम धर्म में विश्वास करने लोगों के लिए प्रमुख त्यौहार। नोट करिएगा, इस्लाम धर्म का ईद उल अजहा त्यौहार रमज़ान के पवित्र महीने के खत्म होने लगभग 70 दिन के बाद मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार सबसे महान वंशजों में से एक हजरत इब्राहिम अपने पुत्र को खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान कर दिया था और खुदा ने उनके पुत्र को जीवन दान दिया था। उनकी याद में ईद उल अजहा त्यौहार मनाया जाता है। बकरीद शब्द का अर्थ में बकरों से कोई संबंध नहीं। नोट करिएगा, जो लोग कहा करते हैं बकरीद है, यस, बकरीद शब्द में अरबी में बकर का अर्थ होता है बड़ा जानवर जो ज़िबह किया गया, काटा गया। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ईद उल अजहा को बकरा ईद या ईद कुर्बान का मतलब होता है बलिदान की भावना। इस्लाम धर्म के कुरान में कहा गया है कि, ध्यान से सुनेगा, हमने तुम्हें हौजे कौसा दिया तो तुम अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। अब यहाँ कुर्बानी का मतलब मैं आपको स्पष्ट बताऊँ, कुर्बानी का मतलब कोई बुराई को त्यागना था। ध्यान रखिएगा, कोई बुराई को त्यागना था ईश्वर के सामने। ठीक, हिजरी के आखिरी महीने जुल हिज में पूरी दुनिया के मुसलमान मक्का सऊदी अरब के इकट्ठा होकर हज मनाते हैं और ईद उल अजहा का त्यौहार भी इसी दिन मनाया जाता है। ईद उल अजहा का अर्थ है त्याग वाली ईद भी होता है। ईद उल अजहा के दिन जानवर की कुर्बानी देना एक प्रकार की प्रतीकात्मक कुर्बानी माना जाता है। नोट करिए, प्रतीकात्मक कुर्बानी है तो आप प्रतीकात्मक जानवर ही नहीं, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप क्यों नहीं, आप अन्न का बना सकते हैं, आप मिट्टी का बना सकते हैं, आप किसी का बना सकते हैं, बस आपकी भावना अच्छी होनी चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, ईद उल अजहा का त्यौहार दो संदेश देता है। एक, परिवार के बड़े सदस्य को स्वार्थ से परे देखना चाहिए और व्यक्ति को खुद को मानव उत्थान के लिए लगाना चाहिए। अब मतलब समझ लीजिए, बड़े सदस्य को स्वार्थ के परे देखना चाहिए का मतलब है कि अगर परिवार के लिए आपको अपना त्याग करना पड़ रहा है तो आपको त्याग अपना, क्योंकि आपके ऊपर 8 लोग निर्भर हैं, आपको त्याग करना होगा, ना कि 8 लोगों को। इसलिए बड़े बुजुर्ग हैं उनको त्याग की भावना और मानव उत्थान के लिए लगाना, यानी जीवन में अपने आप को, क्योंकि उन्होंने अपने पुत्र तक को दान कर दिया था कि अगर सृष्टि मेरे बच्चे से बचती है तो मेरे बच्चे की कुर्बानी जायज़ है। यही कारण था कि उसको उसी रूप में, प्रतीकात्मक रूप में स्वीकार, और ईश्वर ने उनके बच्चे को फिर से जीवित कर दिया। और यही माना जाता है कि आपके अंदर की बुराइयां मर जाएं और आप अच्छे फिर से एक इंसान बन जाएं, इसलिए माना जाता है ईद उल अजहा। मुसलमानों के लिए अपनी ज़िंदगी में एक बार हज करना जरूरी होता है और हज होने की खुशी में ईद उल अजहा त्यौहार मनाया जाता है। इस्लाम धर्म में बलिदान का बहुत बड़ा महत्व है और ईद उल अजहा को बलिदान का त्यौहार भी कहते हैं। ईद उल अजहा पर कुर्बानी का एक उद्देश्य गरीबों को भी अपनी खुशियों में भागीदार बनाना था। कहा जाता है कुर्बानी के बाद को 3 हिस्सों में बांटना चाहिए। ध्यान से सुनेगा, एक अपने लिए, दूसरा पड़ोसियों के लिए और तीसरा गरीबों व यतीमों को रखना चाहिए। अब यहाँ क्या होता है, बकरा काटने के बाद बांटना प्रतीकात्मक है तो आप कुछ भी कर सकते हैं यार, बुराइयाँ छोड़िए। कहते हैं कि अच्छे समाज के निर्माण में बलिदान और समर्पण की भावना का विशेष योगदान बिल्कुल होना चाहिए भाई। अगर हमारे सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, जितने भी लोग थे, भगत सिंह, जितने भी हैं, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे लोग अगर बलिदान नहीं किए होते या गांधी का समर्पण नहीं होता देश के प्रति तो क्या आज हम बैठे होते अच्छे समाज में? नहीं जी। यही है, बलिदान और समर्पण की भावना से समाज में एकता व भाईचारे बढ़ता है और समाज प्रगति करता है। कुर्बानी का महत्व होता है कि ईश्वर या अल्लाह से असीम लगाव और प्रेम का इजहार करना, कि आप कुछ भी कह दें और हम वो करने के लिए तैयार हैं। कहते हैं कि प्रभु प्रेम को दुनिया की वस्तु या इंसान से ऊपर रखना चाहिए, यही ईश्वर के प्रति सबसे बड़ी कुर्बानी है। तो ये था ईद उल अजहा के बारे में सामान्य सी जानकारी। चलिए अगला बिंदु जो हम लेकर आए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और आने वाले समय के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि इसको पढ़ते समय कहीं दिमाग में आपके कोई विकार, किसी प्रकार का विकार आता है, समझ लीजिएगा आप अपनी माँ को प्रेम नहीं करते, और जो इस दुनिया में माँ को प्रेम नहीं करता उसे ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता। इसलिए ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इनको गंभीरता से सुनना और समझना होगा। आज हम 1 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच अगस्त में विश्व स्तनपान दिवस मनाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, विश्व में प्रतिवर्ष 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है।
इस दिवस का मुख्य उद्देश्य विश्व भर की महिलाओं को स्तनपान के महत्व के बारे में बताना है, क्योंकि महिलाएं बदलती जीवन शैली और कामकाज में इतनी व्यस्त होती हैं कि अपने बच्चे को स्तनपान करवाने का समय नहीं निकाल पाती। एक नवजात शिशु के लिए माँ का दूध अमृत के समान होता है, जो कि बच्चे के पूरे जीवन में कुपोषण व अतिसार जैसी बीमारियों से रक्षा करता है। विश्व स्तनपान दिवस या सप्ताह को बढ़ावा देकर विश्व भर में बच्चों की मृत्यु दर में कमी लाई जा सकती है। नोट करेंगे, यानी कि मृत्यु दर को भी रोक सकता है माँ का दूध, और हम सब के लिए कितना अमृत होता है इसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। विश्व के हर एक महिला को बच्चे को जन्म से 6 माह तक केवल अपना दूध ही पिलाना चाहिए। माँ का दूध ही बच्चे के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। बच्चे को स्तनपान कराने से माँ को होने वाले लाभ। बच्चे को स्तनपान कराने से माँ को प्रसव के बाद होने वाले रक्तस्राव को रोक दिया जाता है, जिससे माँ के खून की कमी होने को खतरा। ये ईश्वर का वरदान है। आज अगर हमारी माँ हमारे सामने है तो इसलिए क्योंकि उसने स्तनपान करा और हम इतने सक्षम होकर इस दुनिया से, इस संघर्षों से, इवन दैट कोरोना से लड़ने में सक्षम है। अदरवाइज हम टे बोल गए होते। बच्चे को स्तनपान कराने से विश्व की अधिकतर माँ को मोटापे की शिकायत नहीं होती। बिल्कुल, कोलेस्ट्रॉल जितना होता है वो बच्चा फीडिंग में ले लेता है और माँ स्वस्थ रहती। यह बच्चों के जन्म अंतर रखने में भी सहायक होता है। स्तनपान कराने से माँ के स्तन और अंडाशय में कैंसर का खतरा कम हो जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत में महिलाओं को होने वाले कैंसर में 78%, नोट करिए 78% कैंसर स्तन कैंसर होता है, और जो बचा हुआ कैंसर है वो ओवरी का होता है, जो कि एक तरह से मान लीजिए मृत्यु का आमंत्रण है, उससे भी बचा जा सकता है। साथ ही स्तनपान माँ की हड्डियों की कमजोरी से बचाता है। माँ से मिलने वाले दूध में कोलेस्ट्रम, देखिए मैंने ऊपर बात की अभी, कोलेस्ट्रम होता है जो कि शिशु को प्रतिरोधक को क्षमता को बढ़ाता है और शिशु को रोगों से बचाने के साथ उसमें अच्छी वृद्धि करता है। शिशु को ऊपरी दूध पिलाने से क्या नुकसान, आखिर क्यों हम पिलाएं माँ का दूध? बच्चे को ऊपरी दूध पिलाने से संक्रामक रोगों की आशंका बनी रहती है। ऊपरी दूध पिलाने से बच्चे को सही मात्रा में प्रोटीन, फैट, विटामिन व मिनरल नहीं मिल पाता। साथ ही बच्चे को एलर्जी का खतरा रहता है। अब सोचने वाली बात है कि आप भैंस का, गाय का दूध देते हैं, सोचें एक मिनट के लिए सोचे जरा, ईमानदारी से बताएं, ये दूध हमारे बच्चे के लिए था, हमारे लिए था, या उस भैंस के बच्चे के लिए था? उस भैंस के बच्चे का वजन होता है जन्म के समय ही 15 किलो 17 किलो। हमारे टिंकू का वजन होता है 2 से 2.5 किलो। अंदाजा लगाइए, आप उस भैंस का दूध दे रहे हैं उस बच्चे को जो कि अभी उसको बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें है ही नहीं। सोचिए, अगर ऐसा होता तो प्रकृति उसको, उसके बच्चे को भी 2.5 किलो का ही बनाता। नोट करिएगा इस चीज़ को कभी गंभीरता से। उसके बच्चे 15 किलो 20 किलो तक के होते हैं। स्वाभाविक है कि वो दूध हमारे बच्चे के लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन बना है, ऐसा ही होता है, तो ध्यान रखेंगे। इसलिए ऊपरी दूध बिल्कुल देना नहीं चाहिए बच्चे को। ठीक, ऊपरी दूध पिलाने से बच्चों की बौद्धिक क्षमता के विकास में दिक्कत। बिल्कुल, हमारा पूरा शरीर केवल उस दूध को पचाने में लगा रहता है, दिमाग का ग्रोथ कब होगा? इस स्तनपान के बारे में कुछ रोचक तथ्य। एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 0 से 6 महीने की आयु में केवल 38% शिशु ही स्तनपान कर पाते हैं, यानी कि कम से कम 38 और 40 62% महिलाएं स्तनपान नहीं कराती। और ध्यान रखिएगा, वो अपने बच्चों को मृत्यु की ओर अग्रसर करती। एक रिपोर्ट के मुताबिक जल्दी यानी पहले घंटे के भीतर स्तनपान कराने से 20% नवजात शिशु को मृत्यु को रोका जा सकता है। कितनी बड़ी बात है। सैल्यूट ऑल मदर्स। अगर शिशुओं को पहले 6 महीने तक पूर्ण रूप से स्तनपान कराया जाता है तो बच्चे को डायरिया, दस्त से मरने की संभावना 11 बार कम हो सकती है और निमोनिया से मरने की संभावना 15 गुना कम हो जाती है। स्तनपान कम से कम महंगा है, यानी आसानी से उसको अफोर्ड किया जा सकता है। इन सभी कारणों की वजह से 1 से 7 अगस्त तक दुनिया यानी कि हर देश में विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको दी गई जानकारी पसंद आएगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है। ठीक, ये था आज हमारा सेशन। जल्दी से आज के लिए अभ्यास का प्रश्न ले लीजिए। आज के अभ्यास का प्रश्न तियानवेन 1, नोट करेंगे। तियानवेन 1 चीन द्वारा छोड़ा गया उपग्रह किस ग्रह की जानकारी प्रदान करेगा? नोट करेंगे। तियानवेन 1 चीन द्वारा छोड़ा गया उपग्रह किस ग्रह की जानकारी प्रदान करेगा? शुक्र, चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति। ये था हमारा आज का सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तैयार कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बिंदुओं को बार बार दोहराने का प्रयास किया करिएगा। ठीक, तो ये था आज का हमारा अपना सेशन। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तैयार कर लीजिएगा। आज दोपहर में 1:30 बजे ज़रूर अपनी कोचिंग का स्थापना दिवस है और हम लाइव आपको मिलेंगे, आपसे साक्षात्कार करेंगे और अपनी उपलब्धियाँ और आपके प्रयासों का एक छोटा सा आपके सामने डेमो होगा। उम्मीद है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो भी कोचिंग से जुड़ा है, नहीं पढ़ रहा है इस समय क्लासेस में, उनको सबको जगा दीजिए कि भैया आज 1:30 बजे आपको कोई जगाने आ रहा है। ठीक है, मिलते हैं कल 1:30 बजे और शाम को 7 बजे अपनी करंट की क्लास होगी, जो भी
सही शब्दों में टेस्ट आपका होगा शाम को 7 बजे से। तो सवेरे 9 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम को 7 बजे रोज़ मैं ही कहता हूँ मोबाइल ज़रूर चेक करें। तो 1:30 बजे मिलते हैं हम आशीष सर और पूरी टीम के साथ। ज़रूर उपस्थित रहिएगा, हमें अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िएगा ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात रख सकें। फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। फिलहाल जय हिंद।